A very good morning to all of you. You all are welcome to Study IQ and I am Dr. Ranjita. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस एंड एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो अभी पिछले 2-3 चैप्टर से आप देख रहे हैं, दिस इज चैप्टर नंबर 4 दैट वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द केमिस्ट्री। हम लोग केमिस्ट्री के बेसिक्स पढ़ रहे हैं इस वक्त और धीरे धीरे जो है हम केमिस्ट्री के एडवांस कंसेप्ट को पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये चैप्टर नंबर 4 है। इसमें जो कंसेप्ट आपको समझाए जाएंगे उनका जो लिंक है वो चैप्टर नंबर 1 to 3 में से ही आएगा। तो जो चैप्टर 1 to 3 में अभी तक हमने पढ़ा है उसी के कॉन्टिन्यूएशन में हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये मेरा ईमेल एड्रेस है, अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यू कैन सेंड मी अ मेल। ये इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा, और ये जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, इस चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं क्लास 6, 7 और 8 साइंस एनसीईआरटी के लेक्चर्स को देखना तो उन सब के लिंक्स भी इसी चैनल पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। जब आप चैनल ज्वाइन करें तो काइंडली लिंक में मेरे नाम का स्पेलिंग ज़रूर चेक कर लें। दिस इज़ माई चैनल। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर पढ़ा तो आपके माइंड में कुछ क्यूरियोसिटी आ रहा होगा। आपको ये सोच रहे होंगे आप कि एक तरीके का एटम, मैंने आपको बताया एलिमेंट के बारे में हमने बात किया, हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में बात किया। तो आज हम जानेंगे जो एटम से मिलकर बने हैं। अभी तक हम ये जान चुके हैं कि अलग सब कुछ जो है, जो कुछ भी मटीरियल चीज़ें आपको इस जगह पे दिख रही है, जो कुछ भी आपको लिविंग बींग्स, नॉन लिविंग, जो कुछ भी आपको अपने चारों तरफ दिखाई दे रहा है इंक्लूडिंग योर सेल्फ, वो सब किस चीज़ों से बनता है अल्टीमेटली? वो सब क्या होता है? एटम। ओके, तो अल्टीमेटली कॉम्पोजिशन में क्या आती है? एटम्स आते हैं। तो एटम क्या होता है? एटम, इस चैप्टर में हम लोग अपने माइंड में क्यूरोसिटी जो है कि एक एटम जो एक एलिमेंट्स है, जिसके एटम्स जो है उसके अंदर भी एटम होते हैं, अलग दूसरा एलिमेंट है उसके अंदर भी एटम होते हैं। तो किस तरीके से एक एटम जो है दूसरे एटम से डिफरेंट होता है, ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो हम उसके बारे में जानेंगे क्यों डिफरेंट होता है। तो हम ये बात करेंगे कि क्या हम एटम्स को फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो उनके फर्दर ब्रेकेज में कौन कौन से अलग पार्टिकल्स होते हैं, और अगर हम नहीं कर सकते तो हमें ऐसा क्यों लगता था कि हम नहीं कर सकते। जो प्रपोज किया था डाल्टन ने, डाल्टन जो है हमारे साइंटिस्ट, उन्होंने ये प्रपोज किया था कि एटम्स जो है इनडिविजिबल है। बट अब हम इसमें जानेंगे कि अगर हम एटम्स को डिवाइड करते हैं तो उसके कौन कौन से और जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कौन कौन से और पार्ट्स हैं जिसमें कि एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं या ब्रेक कर सकते हैं। तो इन सब सवालों के जवाब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ते जाएंगे और जानेंगे। जॉन डाल्टन जो है उन्होंने अज्यूम किया था कि एटम क्या है? इनडिविजिबल, हम एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ये जॉन डाल्टन ने बोला था। और हमने जॉन डाल्टन के पॉस्टुलेट्स भी पढ़े, उन्होंने क्या क्या बोला था एटम्स के बारे में। तो आप अभी इस वक्त ये मत सोचिएगा कि जॉन डाल्टन ने गलत बोल दिया था, ही वॉज नॉट ए कॉम्पिटेंट साइंटिस्ट। हम लोगों को जज बहुत जल्दी करते हैं कि दैट पर्सन मे बी नॉट कॉम्पिटेंट इनफ। बट लेकिन जैसे जैसे आप जानेंगे तो उन्होंने उस टाइम पे ये बोला था जब की रिसर्च उन्होंने स्टार्ट किया था। हमें उस टाइम पे पता तक नहीं था कि एटम नाम की कोई चीज़ भी हो सकती है। हमें क्या दिखाई देता था? हमें ग्रॉस चीज़ें दिखाई देती थी, हमें पेड़ दिखाई दे रहे हैं, हमें कोई बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स दिखाई देते थे, पहाड़ दिख रहे हैं, नदियाँ दिख रही हैं, फ्रूट्स दिख रहे हैं, मतलब अलग अलग चीज़ें इस तरीके से दिख रही थी। हम ये नहीं सोच सकते थे कि इन सब का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है इनका, वो एक बहुत छोटा सा एटम हो सकता है। तो आप ये समझिए कि ये उस टाइम की बात है जब कोई इतना एडवांस लेवल पे सोच भी नहीं रहा था। उस टाइम पे जॉन डाल्टन ने अपने एटम्स के बारे में बताया, तो स्टडी करके उन्होंने ये बताया कि एटम्स जो है, उन्होंने पॉस्टुलेट्स दिए, जो कंजर्वेशन ऑफ मास, ये सब बताया उन्होंने। तो उस टाइम की डिस्कवरी है ये। आप इनके पॉस्टुलेट्स के बारे में प्रीवियस चैप्टर में देख सकते हैं। तो उस टाइम का यह डिस्कवरीज हैं सारे के सारे। तो वी कैन नॉट क्रिटिसाइज अ पर्टिकुलर साइंटिस्ट फॉर नॉट प्रेजेंटिंग द करेक्ट थ्योरी। साइंस की सबसे ब्यूटी यही होती है, ब्यूटी जो इसकी यही बात पे है साइंस में, कि आप उसमें जो चीज़ें कहते हैं उसके लिए आप कुछ लॉजिक्स देते हैं। हो सकता है कुछ सालों के बाद आपके वो लॉजिक काम ना करे, उसके अगेंस्ट में कुछ और लॉजिक आ जाए, तो एक नई थ्योरी डेवलप हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो फर्स्ट थ्योरी थी वो ऑब्सोलीट या बर्बाद, बेकार थ्योरी थी, ऐसा नहीं होता। वो उस टाइम की अच्छी थ्योरी होती है,
बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम उसमें नए डिस्कवरीज करते जाएंगे। मतलब पहले हम 3 डायमेंशंस के बारे में बात करते थे, 4th डायमेंशन के बारे में कोई नहीं सोचता था। ब्लैक होल्स के बारे में हमें कुछ सालों पहले मालूम ही नहीं था। नाउ वी नो दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्लैक होल्स। अब हमें पता है कि एक ब्लैक होल नाम की कोई चीज़ हो सकती है जिसके अंदर सारी की सारी वहाँ पे ग्रेविटी जो है इनफाइनाइट है। ब्लैक होल के अंदर क्या है ये हमें अभी भी नहीं पता। जो भी, अगर स्टीफन हॉकिंस ने भी अगर ब्लैक होल्स के बारे में बताया है तो उन्होंने अपने थियोरीज दिया है, ही वॉज नॉट एबल टू प्रूव इट। बट जब वो चीज़ें प्रूव हो जाएंगी कुछ सालों के बाद, जो प्रूव हो जाएंगी, तब हमें समझ में आएगा कि ओह, ही वॉज अ लाइक माइंड ब्लोइंग साइंटिस्ट ऑफ हिज टाइम। तो इस तरीके से हम ये बात ये कर रहे थे कि जॉन डाल्टन ने सबसे पहले बोल दिया था कि एटम जो है इनडिविजिबल है, बट लेटर ऑन हमें पता चलता है कि हम उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। फिर 1866 में क्या हुआ, अनदर साइंटिस्ट गोल्डस्टीन, उन्होंने क्या डिस्कवर किया, उन्होंने डिस्कवर किया न्यू रेडिएशन इन अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे गैस डिस्चार्ज ट्यूब में, उन्होंने एक नई रेडिएशन खोजी। उन्होंने देखा उस नई रेडिएशन के क्या है, ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। उन्होंने उस नई रेडिएशन को खोजा और उसके अंदर उनको क्या मिला, पॉजिटिव चार्ज। तो उन्होंने उसको, नई रेडिएशन को क्या बोला, कैनाल रेज। उन्होंने उसको नाम दिया कैनाल रेज। सो ये जो रेज थी उनके ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, सब एटॉमिक पार्टिकल, वो जो एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, गोल्डस्टीन जो साइंटिस्ट है, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने देखा एक नई तरीके की रेडिएशन से एमिट हो रही है जिनको उन्होंने कैनाल रेज बोला। वो जो रेडिएशन थी उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। ओके, तो उसी से अल्टीमेटली डिस्कवरी होती है किस चीज़ की, प्रोटॉन की। वो क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल। मतलब अगर हम एक एटम की बात करते हैं, बार बार मैंने लास्ट क्लास में बनाया था, तो ये इसका न्यूक्लियस है। एटम के अंदर क्या है, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो सब एटॉमिक पार्टिकल विच इज प्रोटॉन, उसकी डिस्कवरी होती है। मतलब एक एटम के अंदर भी फर्दर डिवीजन है इन फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो तब डिस्कवरी होती है फर्दर एक सब एटॉमिक पार्टिकल की विच इज कॉल्ड प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी होती है। फिर आती है 1900 की बात। ठीक है, देख लीजिए अब 1900, 120 साल पहले की बात है, 121। तो 1900 की बात होती है तो जे थॉमसन एक और साइंटिस्ट हैं, 120 कुछ साल पहले। वो एक और साइंटिस्ट है जिन्होंने बात की, उन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कवर किया। क्या था वो, इलेक्ट्रॉन, जिस पे उन्होंने बताया कि क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करके बताया। तो फिर क्या होता है, अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के डिफरेंस की बात देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मास जो होता है नेग्लिजिबल होता है। जे थॉमसन ने इसको डिस्कवर किया। प्रोटॉन के बारे में क्या है, ये पॉजिटिव है, इसके अंदर मास भी होता है 1 यूनिट, इसके अंदर मास नहीं होता इलेक्ट्रॉन में। इसको किसने डिस्कवर किया, ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया। ठीक है, फिर न्यूट्रॉन एक और है, मैंने अभी बताया था, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, चैडविक। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। तो ये सारी आप स्लाइड से फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, ये वाली स्लाइड पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। ओके, आपको जो लर्न करनी है, ई गोल्डस्टीन का नाम आपको लर्न करना है, जे थॉमसन का आपको नाम लर्न करना है, आपको चैडविक का नाम लर्न करना है जिन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो एक एटम के अंदर भी इटसेल्फ वो उसको बैलेंस करता है। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो स्ट्रक्चर होता है एटम का। जो एटम है उसके अंदर क्या क्या है, अभी हम समझ गए। अगर एक एटम की हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं, चक्कर काट रहे हैं जो। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या क्या है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। वो फर्दर डिवाइड हो सकता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स में। तो जो बेसिक कॉम्पोनेंट है, दीज बेसिक कॉम्पोनेंट्स प्रोवाइड मास एंड चार्ज टू द चार्ज ऑफ द एटम्स। उनके अंदर मास होता है और उनके अंदर चार्ज होता है। हम जानते हैं प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल होता है, बट इन दोनों के अंदर मास होता है। तो ये पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं। न्यूक्लियस जो है उसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट कर रहे हैं, ये सब लिखा हुआ है। फिर अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, बात करेंगे अब हम डिटेल में। तो एटम्स जो होते हैं वो क्या है, वो बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी मैटर का। कोई भी मैटर जो है, कोई भी, वो किससे बना हुआ है, अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे उसको तो वो एटॉमिक लेवल पे आपको समझ में आएगा कि वो सब चीज़ें किससे बनी है, वो एटम्स से बनी हुई है। स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर का, एटम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है,
ऑफ मैटर दैट इज कंपोज्ड ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। देखो पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, एटम इटसेल्फ क्या होता है, एक कंप्लीट एंटिटी होती है। अलग से आप इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, अलग से आप प्रोटॉन निकाल लेंगे, तो वो क्या होते हैं, वो अपने आप में स्टेबल नहीं रह पाते। तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी, वो एटम ही रहेगी। बट सब एटॉमिक लेवल पे हम जानते हैं वो 3 चीज़ों से मिलके बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। जो फिर हम बात करेंगे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की, जो जे थॉमसन ने किया, और फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी होता है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। देखो ये एक्सपेरिमेंट्स की हम बात क्यों कर रहे हैं, हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी में सिंस ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट मेंशन्ड हैं और हुए हैं, तो आपको जानना ज़रूरी है, आपको इसमें से सवाल मिलेंगे अपने एग्जाम में। फाइन, तो हुआ क्या था जी, हुआ ये था कि उन्होंने कैथोड रे ट्यूब ले लिया, एक एक्सपेरिमेंट किया जे थॉमसन जी ने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैथोड रे ट्यूब ले लिया और फिर उसके अंदर उन्होंने वैक्यूम सील कर दिया उस ट्यूब को, बाहर की हवा अंदर नहीं आएगी और अंदर की हवा बाहर नहीं जाएगी। तो उन्होंने वैक्यूम सील कर दिया और फिर उन्होंने क्या किया, कैथोड और एनोड, कैथोड पे क्या है, कैथोड और एनोड यूज किया एक एंड पे, और उन्होंने क्रिएट किया एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग टूवर्ड्स अदर एंड ऑफ द ट्यूब। उन्होंने एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्रिएट कर दिया। ओके, यहाँ पे कैथोड रे ट्यूब का डायग्राम नहीं दिया गया है। ओके, एनीवेज, तो आप समझ लीजिए, उन्होंने कैथोड रे ट्यूब लिया, उसमें कैथोड लगा, एनोड लगा, और उन्होंने बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्रिएट कर दिया। इलेक्ट्रॉन्स का बीम आ रहा है, जो एयर थी अंदर चेम्बर के, उसको क्या होगा, हाई वोल्टेज दे दी गई, एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू द एयर फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड पे एयर जाने लगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, सॉरी। जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कैथोड रे की, डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटीरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। देखो कैथोड रे के अंदर कोई भी गैस हो सकती है ट्यूब के अंदर, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कैथोड रे, मतलब कैथोड रे की जो बीम बनती है वो इलेक्ट्रॉन्स की बीम होती है बेसिकली, वो इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती कि किस चीज़ का इलेक्ट्रोड बना हुआ है। इलेक्ट्रोड आप किसी भी मटेरियल का बना सकते हैं और गैस उसके अंदर कोई भी हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट सीधा सीधा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो दिस कुड बी वन ऑफ द पॉसिबल स्टेटमेंट कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करेंगे या नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं इन दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं करते। तो एक्सपेरिमेंट में क्या बताया गया था कि एटम जो है नॉट सिंपल indivisible particle. The experiment shows that the atom was not a simple indivisible particle and contain at least one subatomic particle जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जो जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट हुआ उससे हमें समझ में आई एक बात कि जो एक्सपेरिमेंट है उससे ही हमें ये बात समझ में आई कि जो एटम है वो इनडिविजिबल नहीं है, उसे भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। एक चीज़ तो उसके अंदर पक्का है, विच इज़ इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात जो हमें समझ में आई कि जो इलेक्ट्रॉन्स की जो रे प्रोड्यूस होती है वो जिसको कैथोड रे बोल रहे हैं, उसका वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि किस चीज़ के आपने इलेक्ट्रोड्स को कौन से मटेरियल से बनाया और अंदर कौन सी गैस डाली है कैथोड रे के, उन दोनों से इंडिपेंडेंट है। इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे तो प्रोड्यूस होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे, प्रोटॉन्स ही रहेंगे, न्यूट्रॉन्स ही रहेंगे किसी भी एटम में हो। लेकिन उस एटम की पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स किस बात पर डिपेंड कर रही है कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं। इस चीज़ को आप समझिए, जिसको भी मेरी ये स्टेटमेंट समझ में आ रही है, मतलब मेरी स्टेटमेंट नहीं है, जे थॉमसन और अलग साइंटिस्ट की स्टेटमेंट है, आई एम जस्ट अटरिंग इट। ओके, फिर अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे थॉमसन मॉडल की। तो हम थॉमसन मॉडल की बात करते हैं। तो थॉमसन ने क्या प्रपोज किया, उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया जो कि सिमिलर किसके था, क्रिसमस का पुडिंग। जो क्रिसमस पे एक पुडिंग बनाते हैं ना, पुडिंग क्या होती है, पुडिंग केक जैसा होता है एक, वो जो बनाते हैं उसके मॉडल, उसकी जैसा उन्होंने एक मॉडल दिया। अब भैया ये क्रिश्चियन पुडिंग की बात कर रहे हैं, अब जे थॉमसन है, अगर हमारे साइंटिस्ट होते इंडिया के तो क्या बात करते, छोले भटूरे जैसा कुछ बात कर सकते थे, है ना। तो अब वो बात कर रहे हैं तो वो पुडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। सो डोंट टेक इट लाइक दैट वे, ह्यूमर है ये थोड़ा। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इन स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वर लाइक ड्राई फ्रूट्स की तरह वहाँ पे रखे होते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज है इन एटम स्प्रेड ऑल ओवर लाइक ए रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन। जैसे वाटरमेलन यहाँ पे पड़ा हुआ है, वाटरमेलन जो है वो पूरा उसको आप पॉजिटिव चार्ज समझ लीजिए। आप तरबूज को सोचिए, तरबूज क्या है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरा बाहर पड़ा हुआ है
और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बीच बीच में, वो उसके बीज समझ लीजिए आप, बीच बीच में बीज पड़े हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। उन्होंने इस तरीके का मॉडल दिया था। अब आप सोचेंगे यार कितना गंदा मॉडल दे दिया, लेकिन ये गंदा मॉडल नहीं था। मैं फिर से कहूँगी, ये उस टाइम के साइंटिस्ट द्वारा दिया गया मॉडल है, जिस टाइम पे उनके पास अच्छे लैब्स नहीं थे, एडवांस कुछ नहीं है उनके पास। वो उस टाइम पे एक्सपेरिमेंट कर रहे, तो उस टाइम पे एक्सपेरिमेंट करके वो उन्होंने ये मॉडल बताया कि भाई आप जो हमारा एटम जो है वो किसकी तरह दिखाई दे रहा है, वो वाटरमेलन की तरह दिखाई दे रहा है। लाल लाल वाले पोर्शन को आप समझ लीजिए पॉजिटिव चार्ज, और जो जो बीज है उसको आप समझ लीजिए नेगेटिव चार्ज। तो उन्होंने इस तरीके का मॉडल देके बता दिया। वो मॉडल हालांकि करेक्ट नहीं है, लेटर ऑन जो है वो मॉडल को रिवाइज किया गया। जब फर्दर एडवांस इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, जब एडवांस साइंस डेवलप होता है, तब उस मॉडल को रिवाइज कर दिया गया कि एक्चुअल में एटम का मॉडल कैसा होना चाहिए। बट थॉमसन का मॉडल क्या कहता था, थॉमसन के मॉडल ने उसको एक वाटरमेलन के जैसा बता दिया। तो थॉमसन के सामने आप लिख सकते हैं वाटरमेलन, ताकि आपको याद रहे, मतलब आपके दिमाग को याद रहे। एकदम से आप थॉमसन का नाम पढ़ें तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हैं कि थॉमसन जब आप पढ़ना है तो आपको कौन सा मॉडल है उनका, वाटरमेलन मॉडल है। उन्होंने मॉडल ये दिया, लेकिन उन्होंने जो बातें बताई, उनका मॉडल ज़रूरी गलत हो गया, लेकिन उनकी जो बातें हैं अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, वो सही थी। वो एटम के बारे में जो भी कुछ उन्होंने बताने की कोशिश किया। तो थॉमसन ने प्रपोज क्या किया, उन्होंने बताया कि जो एटम है उसके अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, स्फीयर है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। उन्होंने ये बता दिया। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज जो थे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो ये देखो उन्होंने कितनी इंपॉर्टेंट बात बता दी। ये बात तो सही रही ना, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक एटम के अंदर जो था उसका मैग्नीट्यूड इक्वल था। जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, ये उन्होंने बता दिया, ताकि उसकी वजह से वो क्या है एटम, उसका दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एटम में मैग्नीट्यूड सेम है। सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करता है वो एटम को इस वजह से। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना किस वजह से पॉसिबल है, क्योंकि तभी पॉसिबल है जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा। जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, तभी तो न्यूट्रल बैलेंस मेंटेन होगा। तो ये बात देखो, ये उन्होंने बिल्कुल सही बता दी थी। उनका मॉडल बेशक से इनकरेक्ट था। तो ये थॉमसन जी ने मॉडल बना दिया था, बीच बीच में प्रोटॉन्स पड़े हैं, वो सब पॉजिटिव चार्ज होगा, और बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं इन फॉर्म ऑफ सीड्स, आप सोच सकते हैं। तो जो स्फीयर है इन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स का, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हमने समझ लिया थॉमसन के मॉडल से। वाटरमेलन आप उसके सामने रखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली याद रहेगा उनका मॉडल। फिर अब फर्दर क्या हो रहा है, फर्दर साइंस जो है वो इम्प्रूव कर रहा है, फर्दर और एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। उन्होंने इतना कर दिया, अब उसके आगे भी जो और स्टूडेंट्स हैं साइंस के, वो साइंटिस्ट, वो लोग अपना फर्दर एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे आगे। फिर आते हैं रदरफोर्ड की बात। तो जो रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड ने फिर अपना एक मॉडल दिया एटम का। वो मॉडल क्या कहता है, तो जो रदरफोर्ड है उनका इंटरेस्ट किस में था, उनका इंटरेस्ट था कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एन एटम। उन्होंने ये देखना था कि उनकी अरेंजमेंट किस तरीके से, बिकॉज ही वॉज नॉट फुली सेटिस्फाइड विद द थॉमसन मॉडल। फाइन, कि भाई उनको लगता था कि ऐसे सब जगह नहीं फैला हुआ, कुछ तो है गड़बड़। उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल जो होता है जिसके ऊपर +2 चार्ज होता है और 4 मास है उसका, व्हेन फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स आर बॉम्बार्ड ऑन अ वेरी थिन गोल्ड फॉइल। उन्होंने क्या किया, एक बहुत थिन गोल्ड फॉइल लगा लिया आगे, और पीछे से उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड करना शुरू कर दिया उसके ऊपर। ठीक है, ये देखिए अल्फा पार्टिकल्स है, ये गोल्ड फॉइल है, ये मतलब आप इसको ऐसे फॉइल को मान लीजिए, ऐसे फॉइल है, इसमें एटम्स का अरेंजमेंट दिखाया गया है कि भाई गोल्ड फॉइल के अंदर ऐसे एटम्स अरेंज होंगे ना, ऐसे अरेंज हैं। तो ये गोल्ड फॉइल थी, उसके ऊपर उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने उसके ऊपर देखिए ऐसे ऐसे मारना शुरू कर दिया, किसको, उन्होंने शूट करना शुरू कर दिया अल्फा पार्टिकल्स को। तो अल्फा पार्टिकल्स को तो हम ऑलरेडी जानते थे कि अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं उसके ऊपर +2 चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है 2 पॉजिटिव। तो अब उन्होंने जब बम्बार्ड किया तो उन्होंने क्या देखा, देखिए इसमें आप देखिए कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स थे, कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे निकल गए, एकदम सीधे निकल गए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुआ, वो बिल्कुल ऐसे एक एंगल पे रिवर्ट हो गए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स का क्या हुआ, वो कुछ ज़्यादा एंगल पे रिवर्ट हुए, तो टेढ़े हो गए, टेढ़े होके निकले। तो उन्होंने बोला कि भाई कुछ तो है अंदर, सारे अल्फा पार्टिकल्स जो है निकल नहीं पाते सीधा, मैक्सिमम निकल जाते हैं, कुछ जो है बच जाते हैं, वो उधर उधर डाइवर्ट होते हैं, क्या है। फिर उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन दिया, क्या बताया उन्होंने,
मोस्ट जो थे अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द फॉइल, मोस्टली तो निकल गए सीधा, उनको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिला, सीधा निकल गए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय फॉइल बाय अ स्मॉल एंगल एंड 1 out of 12,000 पार्टिकल्स अपीयर्स टू रीबाउंड। मतलब 12,000 में से कोई एक ऐसा पार्टिकल होता था जो कि रीबाउंड हो जाता था, मतलब वो कहीं जाके सीधा इधर हिट होता था और वापस आ जाता था। वो कितना था? 12,000 में से कोई एक। मोस्ट मतलब मोस्टली जो पार्टिकल्स थे वो सीधा निकल जाते थे। ठीक है, अब एक एटम तो होगा नहीं गोल्ड फॉइल के अंदर, उसके अंदर तो मल्टीपल एटम होंगे। ये देखो हमने डायग्रामेटिकली दिखाने की कोशिश की है, मल्टीपल एटम में अरेंज होगा। अरेंजमेंट तो बहुत सारे मेटल्स वो एटम्स होंगे ना, गोल्ड फॉइल की बात कर रहे हैं। गोल्ड फॉइल मतलब सोने की पतली सी, बहुत ही पतली से एक फॉइल, पत्रा, पत्ती जो होती है उसकी, वो लिया हमने। तो उसके जो एटम्स होंगे वो एक सिंगल एटम नहीं होगा, मल्टीपल एटम्स होंगे बहुत सारे। तो बताया उन्होंने, रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा भैया मैक्सिमम जो होते हैं वो तो सीधे निकल जाते हैं, पॉजिटिव होने के बावजूद। अल्फा पॉजिटिव चार्ज है तो भी वो सीधा निकल रहा है। कुछ जो है सिर्फ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं एंगल्स पे। 12,000 में से कोई एक पार्टिकल जो रहा है फुली डिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। अब इन्होंने ये सारा ऑब्जर्व किया, तो इस ऑब्जर्वेशन से क्या पता चलता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसी एक जगह के ऊपर क्या है, एक जगह के ऊपर जो है कॉन्सेंट्रेटेड है। रेस्ट ऑफ द एटम जो है कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं दे रहा। रेस्ट ऑफ द एटम में से पॉजिटिव चार्ज आराम से, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव को ही रिपेल करेगा ना। पॉजिटिव चार्ज जब पॉजिटिव चार्ज के सामने आएगा तभी तो या तो वो डिफ्लेक्ट करेगा या तो वो रिपेल करेगा, या तो पूरा का पूरा उल्टा जाएगा या तो उसको एक एंगल से डिफ्लेक्शन हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बीच में से तो आराम से क्रॉस कर लेगा ना। समझ गए ना इस बात को? वहीं से डिफ्लेक्शन होगा जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अल्फा पॉजिटिव है और प्रोटॉन पॉजिटिव है, हम जानते हैं, तो प्रोटॉन जहां पे प्रेजेंट होगा वो वहीं से डिफ्लेक्शन होगा। तो 12,000 में से कोई एक जो एटम होता था वो डिफ्लेक्ट होता था, वो एक अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होता था। तो इसका मतलब क्या है? पूरा का पूरा क्या है यहाँ पर? पूरा का पूरा कुछ तो खाली स्पेस है, या तो फिर वहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज तो एक बीच में ही पड़ा हुआ है। तो ये उन्होंने समझ लिया। ये देखिए, ये उनका फोटो है रदरफोर्ड का। वो कहाँ पे हुए थे? बॉर्न एट स्प्रिंग ग्रोव, अगस्त 1871 में। फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स बोलते हैं इनको। फेमस किस लिए थे? रेडियो एक्टिविटी के ऊपर इन्होंने काम किया था। इन्होंने किसका डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। अब क्योंकि इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, अब ये बताएंगे कि कोई तो ऐसी चीज़ है जो कि बहुत एटम के छोटे से पार्ट में है। और उन्होंने वो कैसे किया था? ऑफ एन एटम विद गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो आप रदरफोर्ड के आगे लिख सकते हैं इज इक्वल टू गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। अभी हमने एक और लिखा था, थॉमसन के बारे में लिखा था हमने, इज इक्वल टू वाटरमेलन मॉडल बताया था मैंने, जिसको हम वाटरमेलन वाला बताया था ना, हमने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने वो मॉडल दे दिया था। तो अब इन्होंने क्या किया? गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट कर लिया। अब इन्होंने कुछ कंक्लूजन दिए। इन्होंने ऐसा नहीं कि एक ही बार किया ये एक्सपेरिमेंट, इन्होंने पता नहीं, साइंटिस्ट जब कोई पॉस्टुलेट देते हैं, कंक्लूजन देते हैं, तो आप ये मान लीजिए, समझ लीजिए कि वो एक सिंगल उससे नहीं देते, उनको थीसिस लिखनी पड़ती है। और उनके जो बॉसेस होते हैं, जो भी उसको पास करते हैं उस थीसिस को, हमेशा पढ़ते हैं, वो उनसे पूछते हैं कि तुमने कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया, कितने एक्सपेरिमेंट के कितने रिजल्ट्स आए, तब जाके वो एक थीसिस को आगे बढ़ा पाते हैं। तो उन्होंने ये मत समझिए एक ही बार में कंक्लूजन दिया होगा, उन्होंने मल्टीपल टाइम्स इस वाले एक्सपेरिमेंट को किया। देन ही कंक्लूड, उन्होंने कंक्लूजन क्या दिए? उन्होंने बताया कि भाई मोस्ट जो स्पेस है, अधिकतर जो स्पेस है एक एटम के अंदर, वो तो खाली है। उन्होंने ये बोला खाली है। हम जानते हैं कि वो खाली नहीं है, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर है इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काट रहे हैं। ये हम अब जानते हैं, पहले अगर हम होते तो चुपचाप से हम इन्हीं की बातें सुनते, क्योंकि हम थोड़ी ना सारे थोड़ी ना एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो क्या था, उन्होंने बताया, उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में बताया कंक्लूजन में कि एटम के अंदर जो है मैक्सिमम स्पेस क्या है? एम्प्टी। बिकॉज, क्यों बोला उन्होंने ऐसा? अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। अल्फा पार्टिकल्स को कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा, वो सीधा जा रहे हैं। तो इसका मतलब है आधी मैक्सिमम स्पेस क्या है? एटम के अंदर खाली है। बहुत थोड़ी, वेरी फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज अ वेरी लिटिल स्पेस। उन्होंने ये समझ लिया कि बहुत थोड़े से अल्फा पार्टिकल्स हैं, उनका डिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका मतलब क्या है? बहुत थोड़ी सी ऐसी स्पेस है एक एटम के बीच में
जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है। वो जो पॉजिटिव चार्ज है वही तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, पॉजिटिव को नेगेटिव चार्ज तो रिपेल करेगा नहीं, नेगेटिव तो उसको अट्रैक्ट करेगा। और न्यूट्रल चार्ज क्या करेगा, न्यूट्रल चार्ज भी उसको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं देगा, जाने देगा, रिपेल अट्रैक्ट कुछ नहीं करेगा। तो उन्होंने कंक्लूड किया कि भाई मैक्सिमम स्पेस या तो खाली है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो कॉन्सेंट्रेटेड है बहुत छोटे से स्पेस में, बहुत वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज रीबाउंड, बहुत थोड़े से पार्टिकल्स ने रीबाउंड किया था। इसका मतलब क्या है, ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, बहुत छोटे से वॉल्यूम में सारा का सारा जो चार्ज है पॉजिटिव वो एटम के अंदर है, ये उन्होंने बता दिया। जो रेडियस था ऑफ द न्यूक्लियस कैलकुलेटेड वाज 105 टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम। उन्होंने भी ये बता दिया, उन्होंने ये बताया कि भाई जो अगर इतना बड़ा एटम है ना, तो जो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस अगर मान लीजिए इतना है, उसका जो रेडियस हम देखेंगे इतना सेंटर से लेके बाहर तक का वाज 105 टाइम लेस। अगर हम ये पूरा देखते हैं इससे 105 टाइम लेस है। अब आप समझ लीजिए, अगर मैं इतना बड़ा भी ये बनाती हूँ तो उसका एटम का जो न्यूक्लियस होगा इतना सा, इससे भी छोटा, दिखा नहीं सकती है उसको इस वाले में बना के, वो तो हम समझने के लिए बताते हैं। तो इसका मतलब क्या था, उन्होंने ये बता दिया कि जो न्यूक्लियस है उसका साइज एकदम छोटा सा है, रेस्ट ऑफ द एटम जो है उसके अंदर खाली है, वो एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, ये उन्होंने बता दिया अपने एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड करके। तो फिर उन्होंने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम कैसा बनाया, सेंटर में क्या है पॉजिटिव चार्ज जिसको हमने न्यूक्लियस कहा, ऑल मास जो है सारा का सारा मास कहाँ पे है, न्यूक्लियस के अंदर, इलेक्ट्रॉन के अंदर मास नहीं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द ऑर्बिट। उन्होंने ये बोला साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम, उन्होंने ये बता दिया। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट बात बता दी, पॉजिटिव चार्ज वाली भी एकदम करेक्ट बात बता दी। अब इनके ड्रॉबैक भी हैं, ऑब्वियस सी बात है, मैंने यही समझाया कि उनके पास जितने तरीके की टेक्निक है उतना ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो ऑब्वियसली अब हम बहुत एडवांस टेक्निक से एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, तो अब हमें पता है कि हम किस तरीके से क्या होता है, तो हमें पता है। अदरवाइज अगर हम पहले वाली बात करें तो हमें बिल्कुल पता नहीं चलता कि किस मॉडल के अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो अब ड्रॉबैक्स क्या है, ड्रॉबैक्स उस टाइम पे नहीं पता चली थी किसी के भी मॉडल की, वो तो लेटर ऑन जब एडवांस मॉडल आ गए तब पता चला कि भाई इनके मॉडल के अंदर ये ड्रॉबैक्स हैं। जब इनकी ड्रॉबैक्स क्या है, जब भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है इट रेडिएट्स एनर्जी, ये उन्होंने बताया, ये उनका क्या है ड्रॉबैक है। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू न्यूक्लियस, ये उन्होंने बता दिया था, ये भी ड्रॉबैक है। ड्यू टू दिस एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल एंड हेंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म, एटम्स आर क्वाइट स्टेबल, ये सब उन्होंने बता दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ, अब इनके एक्सपेरिमेंट के कुछ ड्रॉबैक्स आ गए। तो ऑब्वियसली बात है साइंटिस्ट रुकते तो है नहीं, चाहे ड्रॉबैक्स आए चाहे ना आए, साइंटिस्ट कभी नहीं रुकते, वो आगे फर्दर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। आप ये सोचिए जब सबसे पहला हमारे हाथ में फ़ोन आया था तो आप कैसा दिखता था, कितना भारी होता था, क्या हम सोचते थे उस टाइम पे कि कोई टच स्क्रीन का फ़ोन आएगा? पीपल वर अमेज्ड कि बटन वाले फ़ोन से बात करके दे वर सो हैप्पी। तो कोई सोचता नहीं था कि भाई कोई ऐसा दिन आएगा जिसमें हम टच स्क्रीन के फ़ोन यूज़ करेंगे। अब देखिए टच स्क्रीन, प्लाज्मा स्क्रीन आ रही है अब, तो एक्सपेरिमेंट होते रहेंगे। तो फिर बोर का मॉडल आता है, ठीक है, बोर मॉडल आता है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने क्या किया, इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन रेज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड। अब उन्होंने देखा कि भाई रदरफोर्ड की बहुत सारे क्या आ गए, हमने अभी देखा कि उनकी जो थ्योरी थी उसके अगेंस्ट में ड्रॉबैक्स थे, मतलब उस थ्योरी के अंदर। तो रदरफोर्ड के मॉडल में क्योंकि ड्रॉबैक्स थे तो उन्होंने अपना मॉडल दिया, मॉडल ऑफ एटम। तो नील बोर जो है उन्होंने ये चीज़ें बताई। उन्होंने बोला कि सिर्फ ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स known as discrete orbits of electrons are allowed inside the atom। उन्होंने बोला कि भाई जो शेल होती है ना एटम्स के अंदर जो होता है, अलग अलग शेल्स होती हैं, देखिए के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, के एल एम एन, ये शेल्स हैं, शेल्स की नाम दिए हुए हैं। इसी इन शेल्स के अंदर, मतलब आप इनको ऑर्बिट मान लीजिए, जैसे अर्थ अपने सन के चारों तरफ एक ऑर्बिट, फिक्स ऑर्बिट में घूम रही है ना, उसी तरीके से एटम के अंदर भी न्यूक्लियस के चारों तरफ सारे के सारे लोग सेंटर में, मतलब ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो वो जो ऑर्बिट्स हैं उनके भी फिक्स है, तो अलग अलग क्या है, के एल एम एन शेल्स हैं उसकी। तो
स्पेशल सेल्स के अंदर ही वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी, वो कोई रेडिएट नहीं करते एनर्जी। दीज ऑर्बिट्स और शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय KLMN और द नंबर्स 1 2 3 4। तो ये कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करते, वो चुपचाप से घूम रहे हैं बस। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि भाई वो आराम से घूमते रहते हैं, उनकी टेंडेंसी क्या होती है दूसरे एटम से कंबाइन होने की, उनको क्या करना है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप एक राजा महाराजा हैं और आपके घर में अलग अलग रूम्स हैं, एक एक रूम को मेंटेन करने का खर्चा है, तो आप चाहेंगे कि भाई एक रूम की जितनी कैपेसिटी है वो क्या है, फुली ऑक्यूपाइड हो जाए, तो आप ये सोचेंगे। तो इसी तरीके की बात है ये। तो रदरफोर्ड जो का मॉडल जो था, उन्होंने बताया ऐसे घूम रहे हैं, ये उनका था। उन्होंने बोला कि भैया जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, ये एनर्जी रेडिएट करते रहते हैं। लेकिन उनका जो एनर्जी रेडिएट करने वाला जो कॉन्सेप्ट था वो बाद में ड्रॉबैक था उनका, वो फेल होता है। आगे फिर रदरफोर्ड के बाद आते हैं बोर, वो अपना मॉडल देते हैं कि वही स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड शेल्स होती हैं, उसी के अंदर घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन्होंने ये बता दिया। और बोर का मॉडल जो है एकदम सही मॉडल है, कितना एक्सेप्टेड मॉडल है ना ये। तो अब उन्होंने ये बता दिया। फिर अब हम बात करते हैं, ये तो इन्होंने किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम प्रोटॉन्स की बात कर ली, हमने इलेक्ट्रॉन्स की बात कर ली। इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूम रहे हैं। उन्होंने पहले रदरफोर्ड ने बात की इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, फिर हम बोर ने अपना मॉडल दे दिया इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूम रहे हैं, शेल्स में घूम रहे हैं। फिर अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की। न्यूट्रॉन्स भी तो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है ना, न्यूक्लियस के अंदर रहता है। तो अब न्यूट्रॉन्स क्या है। अब हमने न्यूट्रॉन्स के बारे में फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि जे चैडविक जो हैं साइंटिस्ट, उन्होंने इसको डिस्कवर किया 1932 में। एक और सब एटॉमिक पार्टिकल है ये, विच हैज़ नो चार्ज एंड अ मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। उनका मास जो है वो उतना ही है जितना प्रोटॉन का है, लेकिन उसके ऊपर नो चार्ज, चार्ज कोई नहीं है। पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन पे, नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स पे। तो इसको हमने इन्होंने क्या बोला, क्योंकि ये न्यूट्रल था उसका नाम न्यूट्रॉन रख दिया गया, सिंपल नाम। तो जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में ऑफ ऑल द एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। इन जनरल न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट एज एन। हाइड्रोजन के अंदर का जो एक वेरिएंट है उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं है। जो मास होता है एटम का इज देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये आप बात को समझ लीजिए। जो एक एटम का जो मास है वो कैसे बनेगा, वो मान लीजिए ये एटम है, तो इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है बाहर। इलेक्ट्रॉन के अंदर कोई मास नहीं है। मास किस में है, न्यूट्रॉन में भी है और प्रोटॉन में भी है। इलेक्ट्रॉन में क्या है, नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये दोनों चार्ज जो होते हैं एक दूसरे के क्वांटम में बराबर होते हैं, तो इसीलिए एटम जो क्या होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है। और एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनके अंदर मास होता है। ये बात हम अभी तक जान चुके हैं, आप इसको समझ लीजिए अपने दिमाग के अंदर अच्छे से। तो फिर अब हम बात करते हैं आगे कि हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। अभी हम बात कर रहे थे ऑर्बिट की, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ये डिफरेंट ऑर्बिट्स में, हम ये बात करेंगे। ठीक है, हम ये बात करेंगे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है अब इलेक्ट्रॉन का, देखिए यहाँ से अब हम, मैंने आपको बताया क्लास 9 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से हमारी केमिस्ट्री की शुरुआत हो रही है, बेसिक्स पढ़ रहे हैं हम केमिस्ट्री के। तो इन चैप्टर्स को आप अच्छे से समझ लेना। अगर आप ये चैप्टर समझेंगे तभी आप फर्दर आगे चीज़ों को समझ पाएंगे केमिस्ट्री, एज फार एज केमिस्ट्री गोज। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे हैं, डिफरेंट ऑर्बिट्स में, जिसको हम शेल भी कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किसने सजेस्ट कर दिया था, बोर जो साइंटिस्ट हैं, बोर एंड बरी, दोनों ने मिलके बता दिया था कि भाई वो शेल्स में घूम रहे हैं। तो ये फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड फॉर राइटिंग द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल। अब हमने बता दिया, एक्सपेरिमेंट कर करके ही पता चला कि एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन शेल इज, इसका एक फॉर्मूला है, देखो बड़ा सिंपल है, फॉर्मूला है इसका, जिससे कि आप बता सकते हो कि फर्स्ट शेल में कितने होंगे, सेकंड में कितने होंगे, थर्ड में कितने होंगे और फोर्थ में कितने होंगे। तो इस स्लाइड में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अभी हमने बोला हम लोग ने, अब हम देखेंगे कि हम एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमने जाना कि भाई एक एक शेल होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहेंगे। तो फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, वो एक बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला है 2n2, मतलब ये है 2 × n²। तो n जो होगा क्या होगा, n इज द नंबर ऑफ लाइक शेल, कौन से नंबर का शेल है।
तो फॉर एग्जांपल अगर आप जानना चाहते हैं फर्स्ट शेल है, तो फर्स्ट शेल फर्स्ट का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, सो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। सेकेंड अगर आप जानना चाहते हैं एल शेल में कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर मीन्स 4, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। तो सेकेंड शेल में कितना होगा, एल शेल में कितना होगा 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा। 2 का ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 इंटू 2 नहीं है, ये 1 का स्क्वायर है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, तो ये 2 का स्क्वायर होता है 2। सिमिलरली अगर आप m देखेंगे, m में m थर्ड शेल है, तो 3 का स्क्वायर 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, सो 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18। तो थर्ड शेल में कितने होंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फोर्थ शेल में देख लीजिए, फोर्थ शेल में क्या होगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 इंटू 2 कितने हो गए 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे जैसे जिसमें जितने ज़्यादा होंगे उसका एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग आप जान सकते हैं कि उसके अंदर कितने कितने शेल्स होंगे, राइट। तो अब हमने इस वाले सिंपल से फॉर्मूले से ये पता लगा लिया कि कौन सी शेल फर्स्ट शेल है सेकेंड शेल है। तो पहली जो शेल होगी उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, हम समझ गए। सेकेंड जो शेल होगी उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तीसरी जो शेल होगी उसके अंदर 18 होंगे। तो हम उसी हिसाब से देखेंगे कि भाई अगर 2 हैं, हमने अभी जो बात की थी क्रूड फॉर्म में कि अगर हमें 2 शेल फर्स्ट एक शेल को ऑर्बिट को हमें मेंटेन करना है तो उसके अंदर 2 ही आ सकते हैं। तो हर एक एटम की कोशिश रहती है कि अगर उसके पास एक मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है तो वो या तो उसे लूज करने की कोशिश करेगा या तो गेन करने की कोशिश करेगा ताकि उसका शेल कंप्लीट हो जाए, या तो उसमें से भी जो एक इलेक्ट्रॉन है वो खत्म हो जाए और शांति से रहे। सिमिलरली जिसका एटॉमिक नंबर यहाँ पर आएगा मान लीजिए 2 और उसके बाद नेक्स्ट शेल में कितने होंगे 8 हो सकते हैं, तो मान लीजिए 7 है, तो क्या होगी इसकी टेंडेंसी हमेशा गेन करने की टेंडेंसी होगी। तो इसको हम वैलेंसी कहते हैं, ये अभी हम पढ़ेंगे। तो अभी आपने जान लिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में प्लेस होंगे और एक शेल की अलग अलग कैपेसिटी है, उसको हम कैसे निकालेंगे 2n स्क्वायर वाले फॉर्मूले से हम उसको निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आपने कहीं पे भी आप अप्लाई कर लो, यू विल गेट टू नो। सेकेंड क्या बात बोली उन्होंने सेकेंड बोला कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना जो अकोमोडेट हो सकते हैं इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। तो अब आप सोचोगे अब ये क्या है भाई, अभी तो हमने यहाँ पे 18 देखा थर्ड शेल में, अभी हमने फोर्थ शेल में 32 देखा। तो अब आपको इस चीज़ को समझने की कोशिश करनी है कि एक शेल के अंदर भी सब शेल्स हैं, शेल के अंदर भी अलग अलग शेल्स होंगी अंदर। ये मान लीजिए एक शेल है तो उसके अंदर भी 1 2 3 लेयर्स हो सकती है। तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो उसके अंदर 18 है, तो उसके अंदर अलग अलग लेयर में रहेंगे वो। ये आपको समझना पड़ेगा। ये कैसे होगा अगेन ये जैसे जैसे आएगा चैप्टर में मैं आपको पढ़ाती जाऊंगी, ठीक है। तो एक शेल के अंदर आउटर मोस्ट जो शेल रहेगी उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो शेल की भी फर्दर सब शेल्स बनेंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड। तभी नेक्स्ट शेल फिल होगी जब अंदर वाली शेल पूरी कंप्लीटली फिल्ड है। ऐसा नहीं होगा कि के के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो है वो एल वाली शेल में चला जाएगा, नो। पहले के फुल होगा तभी एल शेल का टर्न आएगा, जब एल फुल हो जाएगा तभी एम शेल का टर्न आएगा। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही मूव करते हैं बाहर। एक शेल जो होगी उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहले फुल होंगे तभी नेक्स्ट शेल में जाएंगे। अब ये हम बहुत ही बेसिक क्लास 9 पढ़ रहे हैं, ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे इसका यूज होगा। द शेल्स आर फिल्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर। द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। अब हम इसमें देख रहे हैं, देखिए अब आप देखते जाइए। पहले 18 जो एलिमेंट्स है जैसे कि हाइड्रोजन जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी फर्स्ट शेल में हो गया हीलियम, इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, ये फुल है, ये आराम से शांति से बैठेगा, बोलेगा ना मुझे किसी को देना है ना मुझे किसी से लेना है। लिथियम है, उसके फर्स्ट शेल में 2 और नेक्स्ट शेल में 1। बेरिलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ऐसे बढ़ रहे हैं। तो इसके 2 और 2, 2 और 3 कहाँ तक आएंगे, 2 और 6 7 8। इसमें कितने हो गए 2 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका एटॉमिक नंबर 10 है। तो इसमें कितने हैं, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 + 8 तो पूरा कंप्लीटली फिल हो गया। तो थर्ड शेल को ओपन हो गया, 2 8 1 है ना। फिर आप यहाँ पे देखिए 2
8 8, आउटर शेल में 8। अब जैसे ही 8 होंगे एक और सब शेल ओपन हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट शेल के अंदर कितने आ सकते हैं, 18 हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक अलग कंसेप्ट की, विच इज़ कॉल्ड वैलेंसी। अभी आई होप आपको इतना चैप्टर समझ में आ चुका है। तो अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, विच इज़ कॉल्ड वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंसी अब क्या होती है, हमने लास्ट चैप्टर में भी इसके बारे में बात किया था, चैप्टर नंबर 3 में। आज हम इसके बारे में फर्दर डिस्कशन करेंगे डिटेल में। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, हम ये जानते हैं पिछली बार, वो सबसे आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। जो कैपेसिटी होती है एक एटम की, लूज, गेन और शेयर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट ऑक्टेट डिटरमाइंस द वैलेंसी ऑफ एन एटम। लास्ट क्लास में भी आपको बताया था मैंने, फिर से हम लोग डिस्कस करते हैं क्या होता है। अभी आपने यहाँ देखा, इस वाले में देखिए, अब हाइड्रोजन है, उसके पास एक एटम है। अब इसकी शेल को कंप्लीट करने के लिए या तो ये इसको एक एटम मिल जाए, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, एक इलेक्ट्रॉन है, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। तो ये हमेशा उन्हीं एटम्स के साथ रिएक्ट करेगा जो या तो इसके इस एक इलेक्ट्रॉन को ले लें, या तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दें, या तो इसको शेयर कर लें, शेयर करके इसके साथ बॉन्ड बना लें। जैसे लिथियम के साथ बना सकता है, इसके पास एक है, इसके भी आउटर शेल में कितना है, एक, तो ये इसको दे देगा। ओके, तो ये देखिए, फिर आपने देखा लिथियम के केस में क्या है, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2, एक ये वाला शेल कंप्लीट है, लेकिन नेक्स्ट शेल में 1 है। तो लिथियम क्या चाहेगा, लिथियम हमेशा चाहेगा कि भैया मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले लो, 7 तो कोई इलेक्ट्रॉन इसको देने से रहा, तो बोलेगा आप मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले लीजिए। तो ये हमेशा उसी के साथ रिएक्ट करेगा जिसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसको देखिए, कार्बन का नंबर एटॉमिक 6 है, तो 2 और 4 का मतलब क्या है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स या तो दे दो इसका शेल कंप्लीट करने के लिए, या इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स भी ले लो, तो भी इसका शेल ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट शेल कंप्लीट। तो कार्बन उन सब के साथ रिएक्ट करेगा जिनकी वैलेंसी +4 -4 दोनों है, वो उससे लेना भी चाहते हैं, देना भी चाहते हैं। तो वो क्या करेंगे, 4 शेयर कर लेंगे, या तो हो सकता है ये 2 और एटम के साथ, CO2। O क्या है देखिए, O के केस में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कार्बन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा। कार्बन ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम से शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से शेयर करेगा, यहाँ से शेयरिंग होगी और यहाँ से शेयरिंग होगी, तो इस तरीके का बॉन्ड बनाएगा। उसको कार्बन का एक एटम ऑक्सीजन के 2 एटम के साथ बॉन्ड करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 2 एटम्स चाहिए, तो कार्बन को कितना चाहिए, 4 चाहिए, तो ये दोनों आपस में शेयर करेंगे अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। केमिस्ट्री में ऐसे ही होता है, तो आपको इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो वैलेंसी में क्या है, एटम या तो लूज करेंगे, या तो गेन करेंगे, या तो शेयर करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसे हम वैलेंसी कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट शेल में एटम की, उनको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उनका क्या काम होगा, वो फर्दर एटम्स को रिएक्शन करने में हेल्प करेंगे, या तो उनको शेयर करेंगे अपने एटम्स को, या तो गेन करेंगे, या तो लूज करेंगे। तो जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एक एटम की, atoms of other elements, capacity of atoms of other element, that is their tendency to react to form molecules with the atoms of the same or different elements, was thus explained as the attempt to attain a fully filled outermost shell। यही बात मैं आपको तब से समझा रही हूँ। एक एटम की टेंडेंसी क्या होती है, एक एटम की हमेशा ये टेंडेंसी होती है कि भैया उसका जो है शेल जो है ना वो कंप्लीट रहे, चाहे उसके पास बेशक से एक ही शेल रहे, लेकिन वो कंप्लीट हो। 2 शेल होंगे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं तो उसको लूज करने की कोशिश करेगा। अगर उसको शेयर करने पड़ रहे हैं तो वो शेयर करके इस तरीके का बॉन्ड बनाएगा कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ऑक्टेट का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन्स वाला शेल उसका कंप्लीट रहे, तो फिर वो वही टेंडेंसी उस एटम की रहती है। तो इसी सारी टेंडेंसी की वजह से सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को, एटम्स को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसी की वजह से वो किसी के साथ रिएक्शन में जाएंगे, किसी अदर एटम्स के साथ। फाइन। जो आउटर मोस्ट शेल होगा जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, वाज सेड टू पोजेस एन ऑक्टेट, मैंने आपको बता दिया। तो जो एटम्स जो होंगे वो रिएक्ट करेंगे टू अचीव ऑक्टेट। उनका रिएक्शन का पर्पस क्या है, उनको अपना ऑक्टेट अचीव करना है, कैसे भी कर ले, लूज कर दे, गेन कर दे, शेयर कर ले, ठीक है। तो जो नंबर होंगे इलेक्ट्रॉन्स के, जो गेन होंगे या लूज होंगे या शेयर करेंगे, to make the octet of electrons outermost and gives directly the combining capacity of an element। वो उसकी combining capacity के बारे में बताएगा कि भाई ये particular इलेक्ट्रॉन है, वो एटम है, इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन है, वो लूज कर सकता है, वो गेन कर सकता है, वो शेयर कर सकता है, तो वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
अब एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच देयर आउटर मोस्ट शेल। हाइड्रोजन का क्या है एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का क्या है 3, तो 3 का मतलब क्या है 2 और 1। सोडियम का क्या है 2, 8 और 1, 11 है ना सोडियम का नंबर, सोडियम 11। ओके, तो ये इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है उनके आउटर मोस्ट शेल में। तो वो क्या करेंगे, वो उसको हमेशा लूज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको 8 इलेक्ट्रॉन्स और तो कोई देने से रहा, तो वो कहेंगे कि भैया हमारा एक इलेक्ट्रॉन तुम ले लो, ताकि हमारे बाकी के शेल्स कंप्लीट रहें। यहाँ पे ये सारी बातें लिखी हुई हैं, देखिए अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटर मोस्ट शेल में ऑफ एन एटम इज क्लोज टू इट्स फुल कैपेसिटी, देन वैलेंसी इज डिटरमाइंड इन अ डिफरेंट वे। एग्जाम्पल क्या है, फ्लोरीन जो एटम है, फ्लोरीन एटम है 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। अब उसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो उसका मतलब क्या है, अगर 7 है तो इसकी टेंडेंसी क्या है, इसकी टेंडेंसी रहेगी इसको कहीं से भी +1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। जैसे ही इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी वैलेंसी कुड बी 7, बट इट इज ईजियर फॉर फ्लोरीन टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लूजिंग 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी इलेक्ट्रॉन की इसकी जो क्या होगा, इसकी टेंडेंसी रहेगी हमेशा इसको 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होगा। तो वैलेंसी कैसे डिटरमाइन होती है, बाय सब्सट्रैक्टिंग द 7 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ऑक्टेट एंड गिव्स यू वैलेंसी ऑफ 1 फॉर फ्लोरीन। फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी आ गई 1, उसको 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है। ओके, तो वैलेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं हम इन सिमिलर मैनर फॉर ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, अब आपको पीरियोडिक टेबल भी मैं पढ़ाऊंगी, उससे आपको पता चलेगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में आएंगे, सेकेंड शेल में कितने आएंगे 6, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, इसको 2 चाहिए इलेक्ट्रॉन। कैसे निकालोगे आप 8 में से चेक कर लोगे कितने चाहिए इसको, 8 में से माइनस करोगे जितना भी नंबर है तो कितना आएगा, इसका कितना आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, 6 माइनस कर दोगे तो इसको कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है। इस तरीके से आप वैलेंसी निकालते हो। अब आप इस टेबल में देखिए, ये इसके अंदर क्या दिखाया गया, इसके अंदर 18 एलिमेंट्स दिखाए गए हैं, 18 एलिमेंट्स शो हो रहे हैं। अब आप देख सकते हैं सिंबल क्या है, हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब क्या है, प्रोटॉन्स इसके 1 है। एटॉमिक नंबर किसको डिनोट कर रहा है, प्रोटॉन को, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं 1, तो 1 जो अगर इलेक्ट्रॉन है तो किस वाली शेल में होगा, 1 फर्स्ट शेल में। तो वैलेंसी कितनी आ गई इसकी 1 कैसे, 2 - 1 हुआ है 1। हीलियम की 2 - 2 0 वैलेंसी, इसको ना चाहिए ना देना। अब सेकेंड शेल में क्या है इसका 2 1, तो 1 अगर इसकी वैलेंसी है तो 8 में से अब इसकी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इसको 7 इलेक्ट्रॉन तो कोई देगा नहीं, तो ये इसको लूज करना है, तो इसकी वैलेंसी भी 1 है, इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, वैलेंसी इसकी 1 है। 2 किसके केस में, बेरिलियम की वैलेंसी 2 है, क्या इसको 2 लूज करना है इसको। सिमिलरली इसकी ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 है, लेकिन 2 इसको गेन करना है। आर यू गेटिंग, इसको गेन करना है लेकिन इसको लूज करना है। इन दोनों की वैलेंसी सेम है, 2 है, बट उसको गेन चाहिए, उसको लूज करना है। तो इस तरीके से वैलेंसी होती है। आपको एक दिमाग में याद रखिए कि 8 का ऑक्टेट कंप्लीट करना है। फर्स्ट शेल में 2 होते हैं बस, बाकी सब में 8 चाहिए ही चाहिए उनको, तो 8 कंप्लीट होना चाहिए। आप उसमें से माइनस करके वैलेंसी निकाल सकते हैं, जिसमें जैसे थर्ड शेल में मैंने आपको बोला 18 होते हैं, तो 18 जो होंगे वो किस तरीके से रहेंगे, उसके अंदर सब शेल्स बनेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं अनदर कंसेप्ट विच इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अब एटॉमिक नंबर और मास नंबर, इस कंसेप्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ये हम जानते हैं। तो इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बार बार मैंने कहा जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो जो प्रोटॉन का नंबर होगा वो डिटरमाइन करता है एटॉमिक नंबर। It denotes by Z. All the atoms of an element have same atomic number Z. Elements are defined by the number of protons they possess. उनके अंदर उसका एटॉमिक नंबर जो बताता है वो बताता है उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं। जैसे हाइड्रोजन है, उसका Z क्या है 1, बिकॉज द हाइड्रोजन एटम ओनली 1 प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। सिमिलरली कार्बन का क्या है Z 6 है, तो 6 में क्या है, उसके अंदर
उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं उसके न्यूक्लियस में। तो ये आप हमेशा याद करिए, आपको उसको कंफ्यूज करना नहीं है इलेक्ट्रॉन से। फिर मास नंबर क्या होता है? तो मास नंबर क्या होता है, वो प्रैक्टिकली क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर के अंदर कोई मास नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज है लेकिन कोई मास नहीं है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को मिला के जो बनता है वो उनका मास बनता है। तो ये न्यूक्लियस का जो मास होता है वही हमारे एटम का मास होगा। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर है, प्रोटॉन और न्यूक्लियॉन। तो इसको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं क्योंकि इसी की वजह से क्या बनता है, मास। तो मास कहाँ पे रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है, बाकी का सारा एटम खाली है। ओके, सही कहा था उन्होंने, किसने कहा था, याद करो, अभी हमने पढ़ा इसी क्लास में। अगर कार्बन की बात करते हैं, मास ऑफ द कार्बन वो 12 होगा। कैसे, 6 प्रोटॉन्स हैं एंड 6 न्यूट्रॉन्स हैं, 6 यूनिट्स प्लस 6 यूनिट्स 12 यूनिट्स हो जाएगा। सिमिलरली एल्यूमिनियम का जो है उसके अंदर उसका मास 27 यूनिट है, 13 प्रोटॉन्स एंड 14 न्यूट्रॉन्स हैं उसके अंदर। ओके, एटॉमिक नंबर किसको बता रहा है, एटॉमिक नंबर जो होता है दैट इज प्रोटॉन्स। एटॉमिक मास जो होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो अगर 27 है तो इसका ये है। तो मास नंबर इज डिफाइंस द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये आपको याद रखना है एंड इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको बताना है, लिखना है, इन द नोशन ऑफ एन एटम द एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स आर रिटन एज दिस। जैसे कि मॉलिब्डेनम है, उसके अंदर 42 मॉलिब्डेनम का साइन है, मॉलिब्डेनम, उसके अंदर क्या लिखा जाएगा, 42 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये क्या है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका मतलब प्रोटॉन। फिर इसका ये एटॉमिक सिंबल है जिससे कि हमें पता चल जाए, पूरा मॉलिब्डेनम ना लिखना पड़े, MO। फिर इसका एटॉमिक मास क्या है, 95.9। तो ए, दिस इज़ एन एवरेज मास, है ना। नाइट्रोजन का क्या है, नाइट्रोजन को कैसे लिखते हैं, N, यहाँ पे 7, इधर 14 लिख देंगे। 7 क्या है इसके, प्रोटॉन्स, 14 क्या हो गए इसके, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का मास, दोनों का यूनिट का मास के बराबर। तो ये इस तरीके से हमको पता चलता है, इस तरीके से हम लिखते हैं। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री है ये, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक है, तो इस तरीके से हम लिखते हैं। फिर एक अदर कंसेप्ट है आइसोटोप्स के बारे में। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम्स तो हम पढ़ ही रहे हैं, एटम्स तो है, अभी आइसोटोप्स क्या है, आइसोटोप्स क्या है, अ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ some elements have been identified which have the same atomic number but different mass number। अब आपने देखा कि सेम है वो एलिमेंट बट उसका मास नंबर डिफरेंट आ रहा है। कैसे, जैसे कि हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, इट हैज़ 3 एटॉमिक स्पीशीज, क्या क्या, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। अब इसमें फ़र्क क्या होता है, प्रोटियम जो होता है उसके अंदर 1 होता है, ड्यूटेरियम जो होता है उसके अंदर प्रोटॉन्स भी 1 है तीनों में, लेकिन एटॉमिक नंबर सबका एक है ये हाइड्रोजन, लेकिन क्या हो रहा है, इसके एटॉमिक मास में डिफरेंस आ रहा है। हाइड्रोजन के हम 3 आइसोटोप्स देखते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। उन सब का हम उनको हाइड्रोजन क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज डिनोटिंग व्हाट, प्रोटॉन का नंबर, प्रोटॉन का नंबर वो सेम है तो इसलिए ये हाइड्रोजन है। लेकिन जब हम उसका मास कैलकुलेट करते हैं तो डिफरेंट आता है। प्रोटियम के केस में 0 आता है, ड्यूटेरियम के केस में 1 आता है, ट्रिटियम के केस में 2 आता है, न्यूट्रॉन का नंबर। उसकी वजह से इनका मास जो है वो चेंज हो जाता है, 1, 2 एंड 3। प्रोटियम जो होता है 1H1, इसका मास 1 है, ड्यूटेरियम का जो 2 है और ट्रिटियम का 3 है, क्योंकि इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन है, इसके अंदर 0, इसके अंदर 1 एंड इसके अंदर 2। तो मतलब इस तरीके के एटम जो कि सेम एलिमेंट के एटम हैं लेकिन उनका मास डिफरेंट है, वो सब क्या हैं, आइसोटोप्स। और मास किसकी वजह से डिफरेंस हो रहा है, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के वजह से। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, क्योंकि अगर प्रोटॉन डिफरेंट हो गया तो एलिमेंट ही बदल जाएगा, वो एटम ही बदल जाएगा। अगर मान लो 2 हो गए यहाँ पे प्रोटॉन, तो क्या बन जाएगा, हीलियम बन जाएगा, हाइड्रोजन ही नहीं बचेगा। ये हाइड्रोजन इसीलिए है क्योंकि इसके पास प्रोटॉन्स 1 है, तो इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 1 है, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन्स 1 1 1 है। लेकिन चेंज कौन हो रहा है, चेंज हो रहा है न्यूट्रॉन। सो आई होप ये समझ में आ गया कंसेप्ट आपको। तो आइसोटोप कैसे डिफाइन हो रहे हैं, वो एटम्स जिनका ऑफ सेम एलिमेंट के एटम है लेकिन उनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन डिफरेंट मास नंबर है, उनको हम कहते हैं आइसोटोप। सेम इसी तरीके से आपका स्टेटमेंट आएगा क्वेश्चन में, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट आपको लिख देंगे, वो घुमाने के लिए कुछ भी लिख देंगे। देखिए जो साइंस के सब्जेक्ट्स है ना, उसके अंदर कोई मुश्किल नहीं होती है, उसके अंदर सिर्फ आपको कंसेप्ट जो उसकी लैंग्वेज होती है ना वही आपको मुश्किल लगती है, वो लैंग्वेज मुश्किल नहीं होती।
जैसे ही आपको मास नंबर समझ में आया, मास नंबर होता क्या है आप झट से बता देंगे। इसी स्टेटमेंट को वो ट्विस्ट कर सकते हैं एग्जाम में। एटॉमिक नंबर की जगह एटॉमिक मास नंबर लिख देंगे कि सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। एक और स्टेटमेंट हो सकता है कि एटॉमिक नंबर आपको क्या बताता है, इज डिनोटिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो वो गलत हो जाएगा। एटॉमिक नंबर क्या डिनोट करता है, प्रोटॉन्स डिनोट करता है। ओके, तो आइसोटोप क्या है? आइसोटोप वो एटम्स हैं सेम एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के वजह से। तो 3 आइसोटोप हो गए हाइड्रोजन एटम के, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो ये भी आप याद कर लेना कि किसके आइसोटोप्स की बात हो रही है, तीनों के तीनों हाइड्रोजन है। तीनों हाइड्रोजन है, उनके नाम अलग अलग हैं। बहुत सारे जो एलिमेंट होते हैं वो मिक्सचर ऑफ आइसोटोप होते हैं। ईच आइसोटोप एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। The chemical properties of isotope are similar but their physical properties are different. Chemical properties same रहेंगी क्योंकि number of protons same है, लेकिन different क्या होगा, physical properties। अब physical properties और chemical properties में क्या difference होता है ये तो मैं अपने previous chapters में बता चुकी हूँ, ठीक है। फिर क्या बता रहे हैं, क्लोरीन के बारे में। एक तो हाइड्रोजन का एग्जाम्पल दिया, फिर दूसरा क्या है, क्लोरीन। 2 आइसोटोप्स में मिलता है क्लोरीन भी हमको, एक मास जिसका 35 यूनिट्स होता है, दूसरा जिसका 37 यूनिट्स होता है, ठीक है। तो जो मास होता है एक एटम का, एनी नेचुरल एलिमेंट इज टेकन एज एन एवरेज मास ऑफ ऑल द नेचुरली अकरिंग एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। जब भी हम उसका मास नंबर लिखते हैं, अब जैसे हमें क्लोरीन के बारे में पता है कि भाई ये 2 तरीके के आइसोटोप्स में मिलता है, तो हम दोनों की एवरेज निकाल के उसका मास नंबर लिखते हैं, ठीक है। अगर एक एलिमेंट है जिसका कोई आइसोटोप नहीं है, then the mass number of its atom would be same as that of sum of protons and neutrons। तो उसका मास नंबर सेम रहेगा, उसमें एवरेजिंग नहीं होगी। बट अगर एक एलिमेंट आइसोटोप फॉर्म में मिलता है हमको अलग अलग, then the percentage of each isotopic form and then the average mass is calculated। ये आपको पता होना चाहिए। जितने नंबर में मिलता है, मान लीजिए 3:1 के रेशो में मिलता है, 2:1 के रेशो में मिलता है, तो उसी तरीके से उसका वेट लेके, वेटेज लेके हम उसका मास नंबर कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये इसमें फॉर्मूला दिखाया गया है, ये आप देख लीजिए। उसका क्लोरीन का ये सिंपल मैथमेटिक्स दिखाई गई है, 35.5 आ जाएगा यूनिट। तो इसका मतलब लेकिन ये नहीं है कि 35.5 है उसका एटॉमिक मास, लेकिन ये हमारा इसलिए आ रहा है क्योंकि वो एवरेजिंग है। एटॉमिक मास वैसे क्या होता है अगर मैं यूनिट्स में देखूंगी तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास होता है, तो वो पॉइंट में तो नहीं आना चाहिए ना, लेकिन वो एवरेजिंग है, ओके। तो अगर आप क्लोरीन लेते हैं तो उसके अंदर दोनों तरीके का क्लोरीन होगा, इसलिए उसका मास हमने 30.5 होगा क्योंकि ये फ्रैक्शनल मास है। ये सिंपल मैथमेटिक्स की बात थी, इसमें केमिस्ट्री कम था ये वाली स्लाइड में, बट केमिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ गए आइसोटोप्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं सारे आइसोटोप की ऑफ एन एलिमेंट आर सेम। Normally, we are not concerned about taking a mixture, but some isotopes have special properties which find them useful in various fields। देखो आइसोटोप हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, क्योंकि कुछ आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जिसका हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो वो कौन कौन से हैं, जैसे कि यूरेनियम के बारे में आप जानते हैं। तो यूरेनियम क्या है, यूरेनियम को हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स में, न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में। कोबाल्ट है, उसका जो हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। आयोडीन है, इसका यूज़ हम करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। तो ये सारे जो आइसोटोप्स हैं ना, वो हमारे को उनकी एप्लीकेशंस होती हैं, इसलिए हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आइसोबार्स क्या होते हैं। तो आइसोबार्स, अब हम इसमें बात करते हैं आइसोबार्स के बारे में। तो आइसोबार्स क्या होते हैं, जब 2 एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम उसका एटॉमिक नंबर 20 है, आर्गॉन जिसका एटॉमिक नंबर 18 है, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके अंदर वो डिफरेंट है, बट द मास नंबर ऑफ दीज बोथ आर सेम। देखो कुछ एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होने की वजह से उनके एटम्स डिफरेंट है, बट उनका मास नंबर सेम आ जाता है। मास नंबर हमें जानते हैं, मास नंबर कैसे बनता है, वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की वजह से बनता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर सेम है, उनको हम आइसोबार्स कहते हैं। आइसोटोप्स क्या थे, आइसोटोप्स वो थे जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, वो सेम एलिमेंट है। बट यहाँ पे 2 डिफरेंट एलिमेंट की बात हो रही है, एक का दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, प्रोटॉन की नंबर उसमें डिफरेंट है, इसीलिए वो डिफरेंट है एलिमेंट्स एटम्स, बट उनका मास नंबर सेम है।
तो इसलिए हम उनको आइसोबार्स कहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द सेम नंबर इज द सेम इन एटम्स ऑफ दिस पेयर। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर विच हैव सेम नंबर आर नोन एज आइसोबार। तो कुछ नहीं है, आप समझ गए दोनों में क्या डिफरेंस है, यही आपको स्टेटमेंट ट्विस्ट कर करके एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पे इस स्लाइड में दिखाया गया है कि आइसोटोप और आइसोबार में क्या डिफरेंस होता है। आइसोटोप्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब है वो सेम एटम है, एटम भी सेम है। आइसोबार्स क्या है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मतलब अलग अलग तरीके के एटम्स हैं, और लेकिन सेम क्या है उनका, एटॉमिक मास। और मास नंबर किसका कॉम्बिनेशन होता है, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन। तो डिफरेंट क्या होगा, न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट होता जाएगा। सो दिस इज इट। ये चैप्टर था, थोड़ा लंबा चैप्टर था, लेकिन केमिस्ट्री का बहुत 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 बेसिक चैप्टर था। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया तो आपको एडवांस केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएगी। एंड नॉट ओनली एडवांस केमिस्ट्री, इसी चैप्टर में से आपको बहुत ही ट्विस्ट कर करके स्टेटमेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको स्मॉल स्मॉल स्टेटमेंट्स होंगे, वो ट्विस्टेड होंगे, और आपको वही स्टेटमेंट्स अपने क्वेश्चन में मिलेंगे। स्टेट पीसीएस तो बहुत सारे स्टेटमेंट उठाता है एनसीईआरटी से, एंड इवन यूपीएससी ऑल्सो आस्क few statements from the NCERT itself, वो सीधा वहाँ से उठा लेता है। So this was the chapter of chemistry, again I'll say basic class 9 का चैप्टर था। तो आपको आई होप समझ में आया होगा, और आप इस चैप्टर से जुड़े सभी सवालों के आंसर्स भी करेक्टली मार्क कर पाएंगे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।